हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। आज साथियों हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 114 रहने वाली है, यानी कि 114 रहने वाली है। और दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने पिछले 113 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में किस तरह के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। आप लोग कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक सीरीज का प्रश्न दे रखा है और लास्ट में लुप्त अंक यानी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 को, जैसे कि लिखा है कि मौसम जाड़ा से संबंधित है तो आकृति किससे संबंधित हो जाएगी। और यहाँ पर एक प्रश्न और है आपका दर्पण प्रतिबिंब का। इस प्रश्न के बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो आज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और दोस्तों याद रखेंगे, ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूपीपीएससी दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट। इसके अतिरिक्त बीएसएससी की परीक्षा, राजस्थान पटवारी की परीक्षा, राजस्थान पुलिस की परीक्षा और दोस्तों आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा या फिर एचएसएससी की परीक्षा, ये सारी की परीक्षाएं, सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दमदार और शानदार साबित होगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको यहाँ पर डेली के बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो अनसॉल्व्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि मौसम अगर जाड़ा है, जाड़ा से संबंधित है तो आकृति किससे संबंधित हो जाएगी। प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। मौसम, अगर मौसम की बात करें तो मौसम कई प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से याद रखेंगे मौसम की एक कंडीशन होती है जिसे जाड़ा कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। यानी कि जो सर्दियां होती हैं उसे जाड़ा कहा जाता है, मौसम का एक प्रकार होता है। उसी प्रकार अगर बात करेंगे दोस्तों आकृति के बारे में, अगर बात करेंगे आकृति के बारे में तो आकृति याद रखेंगे ना तो विकर्ण होता है, ना ही कोण होता है और ना ही भुजा होती है। आकृति जो होगी वो आपका एक त्रिभुज होगी, यानी कि एक ट्राइंगल होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन के अनुसार बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर त्रिभुज आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कहा है, एक बार फिर से सादृश्यता का प्रश्न है। कहा है कि अगर 14 का संबंध 200 से है तो 18 का संबंध किससे हो जाएगा। साथियों अगर बात करें इस प्रश्न के बारे में तो 14 को 200 किस प्रकार बनाया गया है, इसके लॉजिक की अगर चर्चा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है 14। अगर दोस्तों हम 14 का स्क्वायर करें और प्लस में 4 जोड़ दें, साथियों अगर 14 का स्क्वायर करें प्लस में 4 जोड़ दें तो याद रखेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है और प्लस 4 होगा तो याद रखेंगे 200 इसका संबंध बन जाएगा। तो इस तरह से 14 को 200 लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे हम क्या करेंगे, 18 का प्यारे दोस्तों स्क्वायर करेंगे और प्लस में 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर याद रखेंगे तो इसका सही उत्तर बन जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 324 में 4 जुड़ जाएगा तो याद रखेंगे ये हो जाएगा हमारा 328, यानी कि 328 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3। कहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है और रोहित सुरेश का क्या लगता है। तो यहाँ पर बताना है, ये एक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, किसका, ब्लड रिलेशन का। तो सुरेश की बहन राम की पत्नी है तो सुरेश को हम यहाँ कहीं पर रखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा सुरेश। ठीक है, याद रखेंगे सुरेश की जो बहन होगी, सुरेश की जो यहाँ पर बहन आएगी इसको माइनस लगाएंगे और ये पत्नी बनाएंगे किसकी दोस्तों, राम की पत्नी। ठीक है,
राम की पत्नी बनाएंगे तो हम यहाँ पर राम लिख देंगे, और राम एक लड़का है तो इसके लिए प्लस है, और सुरेश भी एक लड़का है तो इसके लिए भी प्लस है। तो पहली लाइन हमारी खत्म हो गई कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। दूसरी लाइन में कहा कि राम रानी का भाई है। राम किसका भाई है दोस्तों? तो याद रखेंगे राम भाई हो जाएगा किसका? रानी का। तो यहाँ पर ये रानी आ जाएगी, और रानी एक लड़की है तो माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पर रावी नहीं रानी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1 मिनट, इसको थोड़ा हटा देते हैं हम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और इसको रानी बना देते हैं, ठीक है। तो राम रानी का भाई हो जाएगा, तो रानी एक लड़की हो जाएगी यहाँ पर। आगे कहा है राम के पिता मधुर हैं, तो राम के पिता कौन हो जाएंगे? राम के पिता ऊपर आएंगे। कौन आएंगे? तो याद रखेंगे राम के पिता आएंगे जिनका नाम होगा मधुर। क्या होगा प्यारे दोस्तों? मधुर इनका नाम है, याद रखेंगे। ये पिता है तो प्लस लगेगा। आगे कहा है शीतल राम की दादी है, तो पिता की जो माता जी होंगी शीतल, तभी तो इनकी दादी बनेगी, तो ये हो जाएंगी शीतल, ठीक है। शीतल यहाँ पर आ जाएंगी, तो इनको हम 1 मिनट सीधा मधुर के ऊपर किसको लिख देते हैं हम प्यारे दोस्तों? शीतल को लिख देते हैं। शीतल हो गई राम की दादी, और दादी है तो माइनस लगाएंगे। आगे कहा है रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा शीतल की पुत्र वधू कैसे बनेगी? अगर रीमा को हम प्यारे दोस्तों राम की पत्नी बना दें, गौर से समझना है, अगर रीमा को हम यहाँ पर रख दें और रीमा को राम की क्या बना दे? पत्नी बना दें, तो ये शीतल की क्या हो जाएगी? पुत्र वधू हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कहा है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है वो रानी के भाई राम, और राम का पुत्र हो जाएगा रोहित। इसको यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रोहित जो है वो रानी का क्या है? रानी के भाई का पुत्र हो जाएगा। कौन? तो रोहित। इस तरह से बना देंगे, रानी का भाई राम है और इसी का पुत्र हो जाएगा रोहित, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब कहा है रोहित सुरेश का क्या लगता है? सुरेश का क्या लगता है? देखिए ये रहा सुरेश, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। मैं फिर से कलर चेंज करता हूं, यहां पर आप गौर से समझिए। ये रहा सुरेश, और सुरेश की बहन, और सुरेश की बहन का पुत्र क्या होगा? सुरेश की बहन का पुत्र होगा सुरेश का भांजा। याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, सुरेश का जो भांजा होगा वो रोहित हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। कहा है दोस्तों यदि एक निश्चित कोड भाषा में माइनस को प्लस प्रदर्शित करता है और प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, और कहा है दोस्तों गुणा भाग को प्रदर्शित करता है, आगे कहा है भाग माइनस को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। यहां पर एक हमें प्रश्न दे रखा है, एक यानी कि 1 मिनट, एक यहां पर हमें प्रश्न दे रखा है ये वाला। इसके हम नंबर अलग अलग लिख देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 20 लिखेंगे, 20 के साथ में 1 मिनट दूर थोड़ा सा 6 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? 20 के बाद 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद दोस्तों फिर से 20 लिखेंगे और आगे 14 लिखेंगे। और प्रश्न के कहे अनुसार हम सभी क्या करेंगे? सभी के सभी सिंबल चेंज कर देंगे। तो चेंज करते हैं, यहाँ पर कलर लेते हैं ब्लू, ठीक है। कहा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? तो कहेंगे गुणा लिखा गया है, प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। और जो गुणा होगा वो भाग को प्रदर्शित करता है। गुणा क्या करता है दोस्तों? याद रखेंगे ये भाग को प्रदर्शित करता है, तो इस तरह से ये भाग को प्रदर्शित करेगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे आगे कहा है कि जो भाग है वो माइनस को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस को प्रदर्शित करता है। तो अब ज्ञात करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 20, 20 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 6, डिवाइड बाई 5 करेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे 20, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? प्लस 14, इस तरह से। तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 6 और 4 का आपस में गुणा होगा, गौर से समझना है। 6 और 4 का आपस में गुणा होगा तो 24 आएगा, और 24 में करेंगे माइनस 20 और यहाँ पर प्लस में 14 कर देंगे, ठीक है। तो 24 में से 20 चला जाएगा, 4 बचेगा, और 4 में जुड़ जाएगा 14, तो कितना बचेगा दोस्तों? आप कहेंगे सर 18 बचेगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर 18 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो सिंपल सा आपको कोड का प्रयोग करते हुए कोड भाषा का सभी सिंबल को अपने स्थान पर यथापूर्व रखने के पश्चात आपका उत्तर सही आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। और ऐसे प्रश्न को हमेशा बोर्ड मास के प्रयोग से सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है भालू शावक से संबंधित है। पहले लाइन को पढ़ते का एक युग्म भिन्न है, असंगत युग्म का चयन करें। यानी कि यहाँ पर एक युग्म भिन्न दे रखा है, उसका चयन करना है। कह रहा भालू शावक से संबंधित है, यहाँ पर जो मुर्गा है वो मुर्गी से संबंधित है, शेर शेरनी से संबंधित है, और भाई बहन से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए इसमें विषम क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में मुर्गा मेल दे रखा है और मुर्गी फीमेल दे रखी है, याद रखेंगे। उसी प्रकार शेर आगे मेल दे रखा है और यहाँ पर ये फीमेल दे रखी है शेरनी,
उसी प्रकार जो भाई होता है वो मेल होता है, जबकि बहन फीमेल होती है, याद रखेंगे। इसी प्रकार अब देखेंगे भालू को। भालू को अगर देखेंगे और शावक को देखेंगे तो इनका कोई संबंध नहीं बन रहा है। संबंध क्यों नहीं बन रहा है, तो गौर से समझना है। जो प्यारे दोस्तों शावक होता है, जो शावक होता है इस शेर का बच्चा होता है। शेर का बच्चा क्या कहलाता है, या फिर शेरनी का बच्चा शावक कहलाता है। तो ये अलग हो गया और भालू अलग हो गया, यही विषम उत्तर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर उनमें से चलती हैं। कह रहा है एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। उनमें से दोस्तों कहा कि एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में, जबकि दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की गति करती है। ठीक है, कह रहा है कि गति पूर्व दिशा में गति करती है। तदनुसार 2 घंटे की यात्रा तदनुसार 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक बात याद रखेंगे, इसमें कहा है कि उनमें से एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा में चलती है। देखिए मैं बात करूं यहां पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो जो कार होगी उत्तर की ओर जाने वाली वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर दूरी तय करेगी, लेकिन हमसे यहाँ पर प्रश्न में एक बात कही गई है। ठीक है, प्रश्न में एक बात कही है, तदनुसार 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर हो जाएगी। तो 2 घंटे अगर इसको चलाएंगे, पहली वाली कार को हम उत्तर दिशा में याद रखेंगे 2 घंटे चलाएंगे प्यारे दोस्तों पहली वाली कार को। तो पहली वाली कार 2 घंटे चलेगी तो ये दूरी कितनी तय करेगी। जब 1 घंटा में 20 जाती है तो 2 घंटा में 40 जाएगी। उत्तर की दिशा में चली जाएगी कार हमारी ए, याद रखेंगे। उसके बाद मान लेते हैं एक कार ए है, एक कार बी है। ठीक है, उसके बाद कहा है दोस्तों हमसे एक कार है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में जाती है। अब देखिए जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, तो दोस्तों एक बात याद रखनी है आपको, जो एक कार 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटे की यात्रा कितनी किलोमीटर तय करेगी। 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर तो 2 घंटे में प्यारे दोस्तों 30 किलोमीटर, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहीं पर हमसे पूछा है कार ए और कार बी के बीच की दूरी कितनी होगी। कार ए और कार बी के बीच की दूरी याद रखेंगे इस तरह से याद रखेंगे, ये दूरी हमें बतानी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस दूरी के बारे में बात करें तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री बन रहा है तो क्या बनेगा, ट्रिपलेट लगेगा तो ये कर्ण बन जाएगा। ठीक है, या तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा इसका उत्तर 50 बताएंगे। और ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जिस व्यक्ति को ट्रिपलेट नहीं आता है वो क्या करेगा, तो वो करेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस तरह से करेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करेगा, अब कहेगा आधार का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है, और आगे 40 है तो 40 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों 1600 हो जाएगा, और कर्ण का स्क्वायर बराबर 2500 हो जाएगा। कितना, 2500। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर इस तरह से, जिस विद्यार्थी को ट्रिपलेट नहीं आता है वो इस तरह से करेगा, और जिसको ट्रिपलेट आता है 3 4 5 का तो उसी में बाद में 0 चिपका दिया गया है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जो कि श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये एक श्रृंखला दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए श्रृंखला क्या है, 17 है, 20 है, 23 है, 26 है, 29 है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला का डिफरेंस देख लेंगे, बिटवीन 2 नंबर्स डिफरेंस देख लेंगे। तो याद रखेंगे पहले और दूसरे का अगर डिफरेंस देखेंगे तो प्यारे दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर +3 हुआ है, और 20 में और 23 का देखेंगे तो सर एक बार फिर से +3 हुआ है, और 23 में 26 में देखेंगे तो सर फिर से +3 हुआ है, और 26 और 29 में देखेंगे तो सर कहेंगे आप फिर से +3 हुआ है। तो अगला वाला इसी पैटर्न को फॉलो करता रहेगा, तो अगली बार में भी +3 हो जाएगा। मतलब 29 और प्लस में 3 करेंगे तो प्यारे दोस्तों 32 आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या कोई दिक्कत है, चुटकियों का सवाल था प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो श्रृंखला हमें पूरी करनी है, डिफरेंस से हमने चेक किया तो +3 हो रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। हमसे कहा है कि सभी कप मेज हैं। यहां पर कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, और अच्छे से याद रखेंगे इसको। सभी कप को हम बनाएंगे मेज, जितने भी कप हैं, जितने भी प्यारे, 1 मिनट यहां पर बनाते हैं, जितने भी प्यारे दोस्तों कप हैं, क्या है, जितने भी हमारे कप हैं, सभी के सभी कप किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सभी के सभी कप आ रहे हैं मेज के अंतर्गत। तो इस तरह से इनको क्या बना देंगे, सभी कप हमारे मेज हो जाएंगे। ठीक है, आगे कहा है कुछ कप कुर्सियां हैं। कुछ कप क्या है प्यारे दोस्तों, कुछ कप क्या हो जाएंगे, कुर्सियां हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, 1 मिनट रेड कलर लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ कप का पार्ट इस तरह से कुर्सियां बना देंगे, तो इतना इतना सा जो पार्ट होगा कप का वो क्या बन जाएगा, वो कुर्सी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुर्सी। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा कुर्सी। इस तरह से बनेगा आरेख हमारा। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं दोस्तों। अगर अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो कहा है कुछ कप मेज हैं। क्या कुछ कप मेज आ रहे हैं? आप कहेंगे बाहर से अंदर की ओर बुला रहा है, मतलब बाहर मेज है और अंदर कप है, मतलब कुछ वाला पार्ट क्या होगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में। कहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ मेज, ये रहा मेज का पार्ट और ये कुर्सी का, देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इतना इतना सा जो मेज का पार्ट है वो कुर्सी के अंतर्गत आ रहा है, मतलब ये वाला भी सही है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे दोस्तों दोनों निष्कर्ष सही हैं। निष्कर्ष 1 एंड 2 आर कंक्लूज्ड, यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है? सत्य हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये देखिए क्वेश्चन मार्क दे रखा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और इसके स्थान पर हमें बताना है कि सही नंबर क्या आएगा, इस संख्या के इस पैटर्न को कौन सा नंबर फॉलो करेगा। तो अगर मैं इसके लॉजिक की बात करूं दोस्तों, गौर से समझना है। अगर इसके लॉजिक की बात करी जाए तो ऐसा कौन सा नंबर है इसको सेटिस्फाइड कर देगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके लॉजिक की। तो लॉजिक बहुत प्यारा है, अच्छे से याद रखेंगे। इस 15 को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले 15 फिर मल्टीप्लाई 14, ठीक है। ये 15 याद रखेंगे और ये 14, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों एक बात याद रखेंगे, एक मिनट यहाँ पर पहले एक मिनट यहाँ पर थोड़ा फिर से लिखते हैं। पहले हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 14 में। और आगे याद रखेंगे इसी 14 को, लास्ट वाले को हम क्या कर देंगे? इन दोनों के मल्टीप्लाई में घटा देंगे, ठीक है। और याद रखेंगे 15 चौके 60 होता है, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 6 21, यानी 210 आएगा। और 14 घटा देंगे तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर 196 आ जाएगा। इसको याद रखेंगे, एक मिनट, 196 आएगा, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर नीचे क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इस पैटर्न में हम करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले करेंगे 7 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 16 और बाद वाले 16 को इसमें घटा देंगे, ठीक है। बाद वाले 16 को घटा देंगे तो याद रखेंगे 16 सत्ते होता है 112। अगर 112 में प्यारे दोस्तों कितना चला जाएगा? 16। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। मतलब 96 यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए ये 96 दे रखा है। देखिए अब बात करें इसके लॉजिक की, तो ऐसा कौन सा नंबर लें, ऐसा कौन सा नंबर लें, उन दो नंबरों का क्या करें? 18 में मल्टीप्लाई करें। गौर से समझना है कैसे करना है इसको कैसे करना है हम यहाँ पर बताते हैं आपको। सबसे पहले हमें करना है 18, ठीक है, 18 करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है x, और आगे क्या करना है? x ही घटा देना है, ठीक है। x ही घटा देना है तो बराबर में कितना आ जाना चाहिए? 255 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 18x लिखेंगे। क्यों 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 ना इसको समीकरण बना के सॉल्व कर लें, या तो ऑप्शन रख के सॉल्व कर लें, ठीक है। ऑप्शन रखेंगे, पहले समीकरण बना के सॉल्व करते हैं क्या आता है x का मान, ठीक है। तो 18x हो जाएगा। 18x में अगर एक x जाएगा, 18x में अगर एक x जाएगा तो आगे हमारा कितना है? 255 है। एक मिनट, यहाँ पर 225 मैंने क्यों लिख दिया यार? 255 है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो ये 255 है, तो अगला वाला भी यहाँ पर भी 255 आ जाएगा 17x के बराबर, ठीक है। 17x बराबर 255, और 255 में क्या करेंगे? हम भाग देंगे 17 से। तो 17 एकम 17 बचेगा 8, 17 पना 85, मतलब x बराबर 15। क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? x बराबर 15 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। 360 में आप इसको क्वालिटी में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 15 कैसे आया है। तो चाहो तो आप 18 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो और माइनस में इसी 15 को घटा देंगे तो भी हमारा 255 आ जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कहा कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो दोस्तों यहां पर एक स्टार दे रखा है, ये रहा स्टार, और स्टार के विपरीत फलक पर बताना है कि कौन सा चिन्ह होगा प्यारे दोस्तों, यही तो बताना है। तो अब आप अच्छे से समझिए। देखिए दो ऐसे पासे आप हमेशा गौर करके देखेंगे कि ऐसे कौन से दो पासे हैं जिनमें कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप कॉमन देखेंगे, इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूं और इसको नंबर 3 दे दूं, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा नंबर 2। तो 1 को और 1 और 3 दोनों को देखेंगे जब, तो 2 नंबर यहाँ पर कॉमन आप पाएंगे। जब 2 नंबर कॉमन पाएंगे तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, ये हो गया हमारा 2 नंबर कॉमन। एक होगा हमारा, ये क्या बोलते हैं इसको, विस्मयादि बोधक, एक हो गया डॉलर, ये दोनों कॉमन हैं। तो प्यारे दोस्तों स्टार के अपोजिट में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और स्टार के अपोजिट प्लस आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यही प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो स्टार होगा उसके अपोजिट में प्लस होगा, इसको याद रखना है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां नंबर का क्वेश्चन है और कहा है कि फाइबर, कपास और जूट। फाइबर, कपास और जूट में दोस्तों बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो फाइबर, कपास और जूट के वेन आरेख को दर्शाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे फाइबर, कपास और जूट के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है फाइबर, कपास और जूट। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कपास होता है, कपास एक प्रकार की फसल है, इस तरह से लिखेंगे हम कपास को, ठीक है, और एक सर्कल बना देंगे। उसी प्रकार जूट भी एक प्रकार की फसल है, ठीक है। कपास और जूट दोनों एक प्रकार की फसलें हैं, लेकिन दोनों की दोनों फसलें किसके अंतर्गत आती हैं। तो याद रखेंगे रेशा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, रेशा, जिसे हम दोस्तों किसके नाम से जानते हैं, फाइबर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का आरेख बनेगा। मतलब दोस्तों एक आरेख हमारा ऐसा बड़ा सा होना चाहिए, उसके अंदर एक कपास के लिए, एक जूट के लिए, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति की आकृति हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहां पर हमें त्रिभुजों की संख्या फाइंड करनी है, यानी कि जो कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जादुई ट्रिक। ये एक जादुई ट्रिक है त्रिभुज काउंट करने की। तो इस तरह से जब भी एक त्रिभुज आपको दिखाई दे तो सीधा नंबर दे देना है और दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देना है, 3 दिखाई दे देना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बता देंगे। अब देखिए जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं उनको याद रखना है ये कैसे आया है। तो एक त्रिभुज ये वाला था, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे। जो नए देख रहे हैं वो याद रखेंगे एक ऐसा त्रिभुज आया था, दूसरा त्रिभुज कुछ इस तरह से आया था, और दोनों से मिलकर बनने वाला एक तीसरा भी आया था। तो इस तरह से 3 त्रिभुज हमें मिले थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने 1 + 2 किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। अब यही ट्रिक याद रखनी है, हम नंबर देंगे, अब गौर से समझना है, नंबर देंगे सबसे ऊपर 1 और 2। ये आधार है हमारा, पहला आधार है, तो इसी में नंबर देंगे। तो इस कॉर्नर पर हमें कितने पता चलेंगे, आप कहेंगे सर पहले 3 पता चलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों याद रखेंगे एक आधार ये है और एक यही एज इट इज ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे वाला जो हमने ट्रिक में बताया था। तो 1 और 2 यहां पर भी देंगे, तो इस कॉर्नर से भी हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों अब हम कॉर्नर को बदलेंगे, अब कॉर्नर को बदलेंगे और कॉर्नर यहां पर पकड़ेंगे। जब यहां पर कॉर्नर पकड़ेंगे तो आप नीचे आएंगे और ये एक आधार मिलेगा आपको। तो इस तरह से जाएगा आपका एक और, तो इस तरह से जाएगा, तो इस कॉर्नर से भी हमें 3 मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे। अब दोस्तों यहां पर हमें कुल मिल चुके हैं कितने, 3 का 9 नोट, यहां पर हमें ट्राइंगल मिल चुके हैं। क्या इसका यही सही उत्तर है। तो दोस्तों याद रखेंगे अभी एक और ट्राइंगल मिलेंगे, अभी कुछ और ट्राइंगल मिलेंगे, याद रखेंगे। अब हम सबसे ऊपर वाले बिंदु को एक बार फिर पकड़ते हैं और अब की बार नीचे वाला आधार लेंगे। जब पहले पकड़ा था तो ये आधार लिया था, ठीक है। अब की बार नीचे वाला आधार लेंगे, तो इसी बिंदु से सीधा नीचे चले जाएंगे, सीधा नीचे चले जाएंगे और इस तरह का ट्राइंगल बनेगा और बीच से एक कट लगाएगा। तो दोस्तों इस बिंदु से हमें एक बार फिर से 3 मिल जाएंगे और एक बार फिर से 3 मिल जाएंगे। तो 9 3 12 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 12 या उससे अधिक, 12 या उससे अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहां पर दोस्तों एक MN, यहां पर NM नाम का एक दर्पण दे रखा है और इसका इस दिशा में क्या बताना है, इस आकृति का सही प्रतिबिंब बताना है कि क्या प्रतिबिंब बनेगा, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें इसके प्रतिबिंब की, तो हमेशा याद रखना है जब भी दर्पण आए, जब भी दर्पण आए आपको एक बात याद रखनी है, जो लेफ्ट होता है प्यारे दोस्तों वो राइट हो जाता है दर्पण में, याद रखेंगे। जब दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो लेफ्ट राइट में हो जाता है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर हम अगर लेफ्ट मान ले तो राइट में क्या बनेगा, याद रखेंगे, इस तरह का बनना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये जो झंडे की दिशा है, दर्पण की इस तरफ दिशा जो देखेंगे जब हम, तो झंडे की दिशा कुछ इस दिशा में है, कौन सी दिशा में, इस वाली दिशा में। तो ये अपोजिट दिशा में बनना चाहिए, ठीक है, अपोजिट दिशा में बनना चाहिए। मतलब ये झंडा जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक मिनट में इसको बना करके बताता हूँ। ये झंडा कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरीके का यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये गलत हो गए। इसके बाद अब देखते हैं इस पेड़ के बारे में। ये पीछे जो खजूर का पेड़ लगा है, इस खजूर को देखते हैं, ठीक है। इस खजूर को अगर हम देखेंगे, इस खजूर को देखेंगे तो याद रखेंगे ये किसकी, घर की ओर झुका हुआ है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे ये घर के से दूर की ओर जा रहा है, तो मतलब ये वाला गलत है। और दोस्तों यहाँ पर हम पहला, दूसरा और चौथा गलत हो जाएंगे हमारे, और तीसरे नंबर का जो विकल्प है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, अच्छे से याद रखेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे तो याद रखना है, इसको छोड़ के नहीं आना है आपको, अच्छे तरीके से इसको लेफ्ट राइट में कन्वर्ट करके आपको बना देना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि विद्यार्थी, नौकरी,
साक्षात्कार, शिक्षक, सेवानिवृत्त और उपाधि। तो बताइए इनमें से जो नंबर होगा वो कौन सबसे पहले आएगा। तो याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं, ये एक विद्यार्थी जीवन के क्या हैं, कुछ कह सकते हैं टर्म हैं, और जो विद्यार्थी की नौकरी लग जाती है उसके लिए ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले एक स्टूडेंट आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले एक स्टूडेंट आएगा, मतलब एक विद्यार्थी आएगा। ठीक है, याद रखेंगे, एक इसको हम विद्यार्थी लिख देंगे। सबसे पहले हमारा एक विद्यार्थी आएगा। विद्यार्थी आएगा तो मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, एक नंबर से शुरुआत होनी चाहिए। अब जब वो विद्यार्थी होगा फिर वो क्या करेगा? स्टूडेंट बनेगा तो शिक्षा लेगा। शिक्षा लेगा तो याद रखेंगे पहले के बाद चौथा आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। और इसके बाद अब हमें पता चला है केवल और केवल एक ये ऑप्शन बचा है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जब शिक्षा लेगा तो उसके बाद क्या मिलेगी? शिक्षा के बाद उसको दोस्तों कोई उपाधि मिलेगी, उसके बाद नौकरी। ठीक है, याद रखेंगे, शिक्षा, साक्षात्कार, फिर नौकरी, फिर ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो हमने बताया है कि पहले एक विद्यार्थी होगा, वो शिक्षा लेगा। शिक्षा के बाद दोस्तों उसको कुछ उपाधि मिलेगी, मतलब डिग्री वगैरह करेगा, और डिग्री करने के बाद उसका क्या होगा? याद रखेंगे साक्षात्कार होगा, यानी कि पेपर होगा, उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, बाद में नौकरी के बाद वो लास्ट में सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो मतलब पांचवा तो सबसे लास्ट में टर्म दे रखा है, यही ऑप्शन इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न में कहा है कि एक निश्चित भाषा में शब्द क्लॉक को ये इसके रूप में लिखा जाता है। तो आप बताइए फोन को किसके रूप में लिखेंगे? तो दोस्तों याद रखेंगे, निश्चित कूट भाषा है और शब्द किसको? क्लॉक को लिखा गया है। ये क्लॉक को कैसे लिखा गया है? तो सबसे पहले हम क्लॉक को लिखते हैं यहाँ पर CLOCK। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है। प्लेस वैल्यू जब याद रखेंगे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जब आप प्लेस वैल्यू याद रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, इस ओ को थोड़ा सही बनाते हैं। ये हमारा ओ है। ठीक है, सी को अगर देखेंगे दोस्तों अगर आप लोग सी को देखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, एल का 12 होता है। और दोस्तों ओ को देखेंगे तो ओ का 15 होता है। सी को फिर से देखेंगे तो 3 होता है, और के का दोस्तों 11 होता है। तो यहाँ पर एक लॉजिक चला है बहुत प्यारा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये जो ओ है इसमें दोस्तों +2 किया गया है। गौर से समझना है, ओ एक स्वर है और स्वर के लिए +2 किया गया है, जबकि अन्य में सभी में क्या हुआ है? यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है, और यहाँ पर भी +1 हुआ है, और आगे भी +1 हुआ है। मतलब 11, यानी कि जो सी है पहले नंबर पर अगर देखेंगे सी 3 पर होता है तो इसको +1 करके 4 लिख दिया है। और एल अपना कितने पर होता है? एल होता है 12 पर, और +1 करके क्या लिख दिया है? 13 लिख दिया है। और ओ होता है 15 पर, और ये एक क्या है? वॉवेल है, यानी कि स्वर है, तो इसको क्या कर दिया? इसमें 2 जोड़ दिया है, तो ये 17 पर हो जाएगा। आगे फिर से सी आया है तो 4 पर हो जाएगा, एक जोड़ के 11 पर होता है, एक जोड़ के 12 पर हो जाएगा। तो कुछ इसी रूप में इसको लिखा गया है। अब बात करते हैं फोन की। फोन में पी क्या है? एक कॉन्सोनेंट, यानी कि एक व्यंजन है। पी होता है 16 पर, तो मतलब 17, एक जोड़ेंगे तो 17 से शुरुआत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? आप कहेंगे सर चौथा वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद एच होता है दोस्तों 8 पर। एच होता है 8 पर, और 8 में एक जुड़ेंगे, क्योंकि एच क्या है? एक कॉन्सोनेंट, यानी कि एक व्यंजन है, और व्यंजन में एक जुड़ रहा है, तो एक जुड़ेगा तो 8 के बाद क्या आना चाहिए? एक जुड़ने के बाद 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ओ को। ओ जो है हमारा कितने पर है? 15 पर, और ओ एक स्वर है, यानी वॉवल है, और इसमें +2 करेंगे, तो +2 करेंगे, 15 2 17 होना चाहिए, यहाँ पर 16 दे रखा है, तो ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फोन को क्या लिखेंगे? 17 9 17 15 6, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न तो हो चुके हैं, बढ़ते हैं आज की विदाई की ओर। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यदि पसंद आए हैं तो एक बार से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, बस हमारा मोटिवेशन बना रहता है, हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती रहती है आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम आपके लिए निरंतर इस तरह की मेहनत करते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों, आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। और दोस्तों जो अभी तक हमें सुन रहे हैं तो एक बात याद रखना है आप लोगों को कि जो हमने आपके लिए क्या किया है, जो आपकी क्लासेस चल रही है SSC GD के लिए, उसका हमने आपको प्लेलिस्ट बना दिया है। क्या बना दिया है? प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लेंगे। ठीक है, जो SSC GD क्लासेस हैं हिंदी और रीजनिंग और GS की, ठीक है, तो इसके लिए बना दिया है, आप वहां पर भी हमें एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, इनके अनसॉल्व को सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं कल की नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।